हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 120 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.5 के बेसिक एग्जाम्पल और फिर बाद में एक्सरसाइज को भी। बेसिक की बात करें तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जनरल रूल्स फॉर चेकिंग वेदर ए स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। किसी भी स्टेटमेंट को अगर हमें ये चेक करना है कि वो ट्रू है या ट्रू नहीं है, मीन्स फॉल्स है, तो उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं बेटा। 4 रूल्स हैं। वन बाय वन हम चारों रूल्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं रूल 1 की कि पहला रूल क्या कहता है। इफ P and Q are mathematical statements, then in order to show that the statements P and Q is true, the following steps are followed. अगर आपके पास P और Q स्टेटमेंट्स हैं और वो एंड से जुड़ी हुई हैं और हमें ये कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू दिखानी है, तो हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। पहले हम क्या दिखाएंगे कि P ट्रू है और बाद में हम क्या दिखाएंगे कि Q ट्रू है। दोनों ट्रू हो जाएंगी, एंड से जुड़ रही हैं, तो हम क्या शो कर देंगे कि P एंड Q वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये रूल 1 है। अब डिस्कस करते हैं रूल 2 को। रूल 2, if P and Q are mathematical statements, then in order to show that the statement P or Q is true, वहां पे हमने एंड की बात की थी। अगर और वाली स्टेटमेंट को हमें ट्रू दिखाना है, वन मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग। तो या तो हमें केस 1 को फॉलो करना पड़ेगा या केस 2 को। या तो हम अज्यूम करेंगे कि P क्या है, फॉल्स है, और फिर क्या दिखाएंगे कि Q ट्रू है। केस 2 हम अज्यूम करेंगे क्या, Q फॉल्स है, और फिर क्या दिखाएंगे कि P ट्रू होगा ही होगा। किस केस में, अगर हमें और वाली स्टेटमेंट को ट्रू दिखाना है तो। ये इस स्टेटमेंट को ट्रू शो करने का तरीका है कि हम इन दोनों केसेस में से किसी भी एक केस को फॉलो करें। ध्यान रखिएगा बेटा, और के केस की बात हो रही है। ये एक को फॉल्स मान के चलेंगे और ये दिखा देंगे कि दूसरी ट्रू होगी ही होगी, या फिर दूसरी वाली को फॉल्स मान के चलेंगे और ये दिखा देंगे कि पहली वाली ट्रू होगी ही होगी। ऐसा दिखा देते हैं तो हमारी वो और वाली स्टेटमेंट क्या शो हो जाएगी, ट्रू। रूल 3, इन ऑर्डर टू प्रूव द स्टेटमेंट्स इफ P then Q, we need to show that any of the following case is true. अब इसमें भी दो तरीके हैं। अगर if P then Q वाली स्टेटमेंट को हमें ट्रू दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे P ट्रू है और फिर प्रूव करेंगे कि Q भी ट्रू होगा ही होगा। if P then Q में सीधा सीधा रिलेशन होगा कि अगर P ट्रू है ये हम मान लेंगे और फिर क्या दिखा देंगे कि Q ट्रू होगा ही होगा। इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड अपोजिट है। हम Q को फॉल्स मान लेते हैं और फिर प्रूव कर देंगे कि P भी फॉल्स होगा ही होगा। अपोजिट मान के चल रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। अभी बेटा सिर्फ बेसिक में रूल पढ़ लीजिए, जब हम एग्जाम्पल्स में इनका यूज करेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा। रूल 1 में हमने क्या पढ़ा, दो स्टेटमेंट किससे जुड़ी हुई हैं, एंड से जुड़ी हुई है, और हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू दिखाना है। तो हम क्या दिखाएंगे, P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू दिखा सकते हैं। और अगर यहाँ पे और हो तब हमें क्या काम करना पड़ेगा, हम P को फॉल्स मान लेंगे और दिखा देंगे कि Q ट्रू है, या फिर हम Q को फॉल्स मान लेंगे और दिखा देंगे कि P ट्रू है। इफ P then Q वाली बात करें तो इसमें भी दो तरीके हैं। या तो हम मान लेंगे P ट्रू है और फिर प्रूव कर देंगे कि Q भी ट्रू ही है, या फिर हम Q को फॉल्स मान लेंगे और प्रूव कर देंगे कि P भी फॉल्स है। तो हमने 3 रूल्स के बारे में पढ़ लिया। अब 4th रूल देखिए बेटा। रूल 4, इन ऑर्डर टू प्रूव द स्टेटमेंट्स P if and only if Q, we not to show। अगर हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, इस स्टेटमेंट को हमें ट्रू दिखाना है, तब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इफ P is true then Q is true। ये if Q is true then P is true,
तब हमें ये दोनों चीजें दिखानी पड़ेंगी और हम इस स्टेटमेंट को फिर ट्रू कर पाएंगे। क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है, अगर P है तो Q और अगर Q है तो P। इन दोनों केसेस को हमें शो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 13, चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है और आपने स्टेटमेंट को चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं है। स्टेटमेंट क्या है? इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स और वाई हमारे इंटीजर है, आर सच दैट और इस तरह से हैं कि एक्स एंड वाई आर ओड, ये विषम है, देन एक्स वाई इज ओड, तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या होएगी? ओड होएगी। अब देखिए बेटा, ये इफ और देन वाली स्टेटमेंट है, रूल 3 हमारा आ जाएगा यहाँ पे। रूल 3 से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए बेटा, हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट थी उसमें से हमने स्टेटमेंट P और स्टेटमेंट क्या उठा ली। P हमने क्या किया, x और y इंटीजर हैं सच दैट x और y दोनों क्या हैं? ओड हैं। और Q हमने क्या मान ली कि उनकी प्रोडक्ट क्या है? ओड है। टू चेक द वैलिडिटी ऑफ गिवन स्टेटमेंट, इस इफ और देन वाली स्टेटमेंट की वैलिडिटी यानी कि इसको ट्रू करने के लिए वी अप्लाई, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? केस 1 ऑफ रूल 3। रूल 3 का केस 1 मान रहे हैं। दो केस पढ़े थे हमने, एक डायरेक्ट मेथड था और एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड था। हम दोनों ही मेथड से करेंगे। पहले डायरेक्ट मेथड से देखिए। डायरेक्ट मेथड क्या था कि हम मान लें P ट्रू है और फिर क्या दिखा दें? Q ट्रू है। Assume that P is true and prove that Q is true। तो हम P को ट्रू मान लें। हमने क्या कह दिया कि X भी हमारा ओड है और Y भी हमारा ओड है। अब ओड होंगे तो इसी फॉर्म में होंगे, 2 मल्टीप्लाई सम इंटीजर प्लस में 1, ये ओड नंबर मानने का तरीका है। अगर हम इसको सिर्फ 2m मान लेते तो ये इंटीजर हो जाता आपका इवन। ओड है तो साथ में प्लस 1 कर दिया। y को भी इसी फॉर्म में मान लिया। बात करते हम प्रोडक्ट की, तो इनकी प्रोडक्ट जब हम इनकी गुना करी तब भी 2 के साथ सम इंटीजर्स प्लस में 1 आ रहा है, मतलब हमने ये क्या शो कर दिया? ओड है। हम P को ट्रू मान के चले थे और हम Q को ट्रू दिखा रहे हैं, मतलब हमारी गिवन स्टेटमेंट वैलिड है। केस 1 यही था रूल 3 का। अब बात करते हैं रूल 3 के केस 2 की। हम अपोजिट मान के चलेंगे। हम Q को फॉल्स मान लेंगे फिर दिखा देंगे P भी फॉल्स है। हम Q को फॉल्स मान ले, नॉट Q, मतलब Q फॉल्स हो गया। एक्स वाई क्या है? ओड है, ये Q स्टेटमेंट है। फॉल्स क्या कहेगी? ये इवन है। यस, ये इवन है। अब दो इंटीजर की प्रोडक्ट इवन कब आएगी? जब दोनों में से एक इवन हो। दूसरा ओड हो सकता है, देखो 2 और 1 इनकी मल्टीप्लाई इवन आ रही है। P स्टेटमेंट में क्या था? दोनों ही ओड थे, मतलब P हमारे पास क्या आ गई? फॉल्स। हम Q को फॉल्स मान के चले थे और हमने P को फॉल्स दिखा दिया। ये है कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या था? P को ट्रू मान लिए और Q को ट्रू दिखा दीजिए, तो वहां से हमने इसको दिखा दिया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड क्या था? Q को फॉल्स मान लीजिए और P को भी फॉल्स दिखा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, एक रिमार्क है, अगर हमें ये प्रूव करना है P implies Q, मतलब इफ P then Q, तो इट इज इनफ टू शो दैट। तो इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से कर सकते हैं। Q को फॉल्स मान लेंगे और दिखा देंगे कि P भी फॉल्स है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन में किया था। हमने x y को इवन मान लिया और फिर क्या प्रूव कर दिया कि x और y में से एक का इवन होना जरूरी था। और क्वेश्चन में क्या था कि वो दोनों आपके पास ऑड हैं। हम अपोजिट मान के चले और हमने अपोजिट ही प्रूव कर दिया। एग्जाम्पल 14, चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स बाय प्रूविंग इट कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इसमें अपोजिट मान के इसको ट्रू या फॉल्स दिखाना है। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड such that xy is odd then both x and y are odd, कि दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट ओड है तब दोनों ही ओड होंगे, इसे आपने शो करना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से। एक को हमने P मान लिया, एक को हमने Q मान लिया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम Q को फॉल्स मान के चलेंगे और कहां पे ले आएंगे? ये P कर लीजिए बेटा, ये P हमारा फॉल्स है। अब Q को फॉल्स करें, बोथ x एंड y आर ओड की बजाय क्या आ जाएंगे? इवन। अब इवन आ जाएंगे तो इसी फॉर्म में आएंगे, तो हमने x को क्या मान लिया? 2n।
अब जब इसकी हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये 2 का मल्टीपल आएगा और ये क्या आएगा, इवन आ गया। तो यानी कि हम किस पे पहुंच गए, नॉट p पे पहुंच गए। प्रोडक्ट हमारी इवन आ गई और ये क्या थी, प्रोडक्ट ओड, p नॉट वाली आ गई। हम q को फॉल्स मान के चले और p को फॉल्स ले आए। ये हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से गिवन स्टेटमेंट को ट्रू कर दिया। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। बाय कॉन्ट्राडिक्शन एक और मेथड है, इसमें देखिए हम कैसे करते हैं। Here to check whether a statement P is true, we assume that P is not true. कोई स्टेटमेंट हमें ट्रू साबित करनी है तो हम मान लेते हैं कि वो ट्रू नहीं है। Then we arrive at some result which contradicts our assumption. फिर हम ऐसे रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि जो हमने माना उसका अपोजिट हो गया। Therefore we conclude that P is true. यानी कि हमने जो माना वो गलत माना, P तो क्या था, ट्रू था। बेटा ऐसा क्वेश्चन हमने 10th स्टैंडर्ड में किया था, रैशनल इररेशनल वाले क्वेश्चंस में। हमें एक स्टेटमेंट दी होती थी, हम उसका अपोजिट मान लेते थे और फिर ऐसे रिजल्ट पे पहुंचते थे कि हमने जो माना वही गलत माना, मतलब गिवन स्टेटमेंट हमारी क्या थी, ट्रू थी। इस कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से ही हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल 15 को। देखिए बेटा एग्जांपल 15, वेरीफाई बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन रूट 7 इज इररेशनल। रूट 7 इररेशनल है, हमें ये दिखाना है हम क्या मान लेंगे, रूट 7 रेशनल है और बाद में इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि हमने जो माना था वो गलत माना था। हमने अपोजिट मान लिया शुरू में। वी अज्यूम दैट रूट 7 इज रेशनल। रेशनल है तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं और बटे वाली संख्या हमने ऐसी ली है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब a के फैक्टर अलग हैं, b के फैक्टर अलग हैं, कोई भी सेम नंबर दोनों का फैक्टर नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, आर पार गुना करते हैं, 7 गुना में था इधर आ गया भाग में, a स्क्वायर बाय 7 यानी कि 7 a की 2 को भाग कर रहा है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा, मतलब 7 a को भाग करेगा तो a 7 की कुछ फॉर्म में होएगा। a को हमने क्या मान लिया, 7c, दोबारा इसमें रखा, अब 7b स्क्वायर के नीचे आ गया, 7b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब 7b को डिवाइड कर रहा है। अब गौर से देखिए 7a को भी डिवाइड कर रहा है, 7b को भी डिवाइड कर रहा है, बट हमने तो क्या माना था, a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब हमने गलत माना था। हमने माना क्या था, रूट 7 रैशनल है। भाई ये रैशनल नहीं है, ये तो इररेशनल है। ये बेटा 10th क्लास में चैप्टर 1 में हमने किया था, सेम क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। एक रिमार्क है, एग्जाम्पल ऑफ ए सिचुएशन वेयर द स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, सच एन एग्जाम्पल इज कॉल्ड ए काउंटर एग्जाम्पल। कई बार कोई भी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, वो स्टेटमेंट फॉल्स है, इसके लिए हम एग्जाम्पल दे देते हैं, तो उस एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं, काउंटर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 16, बाय गिविंग ए काउंटर एग्जाम्पल, एक काउंटर एग्जाम्पल दीजिए, शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि दी हुई स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है। If n is an odd integer, then n is prime. अगर n एक विषम पूर्णांक है तो वो अभाज्य ही होगा। एक एग्जाम्पल दे दीजिए और स्टेटमेंट को फॉल्स दिखा दीजिए। हमने एक नंबर ले लिया 9, 9 ओड है, विषम है, पर क्या 9 प्राइम है, नहीं, 9 प्राइम नहीं है, तो ये एक ऐसा आपका काउंटर एग्जाम्पल हो गया और गिवन स्टेटमेंट हमारी क्या आ गई, फॉल्स। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल से हम किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स इजीली दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा, ये तो था बेसिक और एग्जाम्पल। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 14.5 को। एक्सरसाइज 14.5 फर्स्ट हम देखिए बेटा, शो दैट द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट P हमें दे रखी है, इफ x इज अ रियल नंबर सच दैट x क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 इज ट्रू बाय। इस क्वेश्चन में हमें इस स्टेटमेंट को 3 मेथड से ट्रू करना है, जिसमें पहला मेथड हमने कौन सा लगाना है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते थे, इफ के बाद वाली स्टेटमेंट होती, फिर देन के बाद वाली स्टेटमेंट। मान लो ये P है, ये Q है, तो हम इफ के बाद वाली को ट्रू मान लेते और कहाँ पे जाते,
कि देन के बाद वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो इफ वाली स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है कि एक्स क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 0 ये है। फिर हम कहाँ लेके जाएंगे इसको, देन क्यों, देन के बाद वाली स्टेटमेंट मतलब x क्या है, 0 है, हम इस पे पहुंचेंगे। सॉल्व करते हैं जरा। x हमने कॉमन ले लिया, दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, या तो फर्स्ट वन 0 होगा या सेकंड वन 0 है। क्योंकि x रियल नंबर है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से आपकी x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में चली जाएगी। तो क्या पॉसिबिलिटी आई है, x इक्वल टू 0। हम इफ वाली स्टेटमेंट को लेके चले थे और हमने देन वाली स्टेटमेंट को ट्रू कर दिया। ये मेथड हमारा है डायरेक्ट मेथड। दोबारा देख लीजिए बेटा, अगर हमारे पास इफ और देन में कोई स्टेटमेंट है और हमें डायरेक्ट मेथड से इस स्टेटमेंट को ट्रू करना है, तो हम इफ के बाद वाली कंडीशन को ट्रू मान लेते और देन के बाद वाली कंडीशन तक उसे लेके जाते। ठीक है बेटा, ये हमने पढ़ा है डायरेक्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या था कि हमें जो प्रूव करना है हम उसका अपोजिट मान के चलेंगे और फिर इस रिजल्ट पे आएंगे कि हमने जो मानना था वो गलत मानना था और गिवन हमारा क्या है, सही है। देखिए बेटा, ये कैसे करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, हमें स्टेटमेंट क्या दे रखी थी कि x रियल नंबर है सच दैट एक्स क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 0 है और x किसके बराबर है, 0 के बराबर है। हम गलत मान लेते हैं कि x 0 के बराबर नहीं है। ये कंडीशन तो है ही हमारे। इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि हमने क्या माना था, x तो नॉन जीरो माना था, मतलब हमने गलत माना था, x 0 ही होगा। दोबारा देखिए, हमें स्टेटमेंट दे रखी थी कि अगर x रियल नंबर है और एक्स क्यूब प्लस 4x 0 है तो x की वैल्यू 0 होगी। हमने कह दिया कि नहीं, हम क्या मान रहे हैं, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। और गिवन कंडीशन को जब हमने सोल्व किया तो हमारी x की वैल्यू 0 आ रही, मतलब हमने तो गलत मान लिया। x क्या आएगा, 0 के बराबर ही आएगा। और इस तरह से हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से जो हमारी गिवन स्टेटमेंट थी इसको ट्रू कर दिया। थर्ड वन है मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। इसको देखिए जरा, हमारे पास इफ के बाद कोई स्टेटमेंट है, देन के बाद कोई स्टेटमेंट है, तो हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स मान के चलेंगे और कहां पे पहुंचेंगे कि हमारी ये वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब देन वाली हमारी स्टेटमेंट क्या थी कि x हमारा 0 है, इसको फॉल्स मान के चलें तो लेट x 0 इज नॉट ट्रू, मतलब x आपका 0 के बराबर नहीं है। अब x अगर 0 के बराबर नहीं है तो x कोई भी रियल नंबर हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये आपका पॉजिटिव ही आएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, यहाँ पे रियल प्लस का माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस का हो जाएगा, ये नंबर पॉजिटिव ही आएगा। और अगर हम x और इस नंबर की गुना करेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं आएगी, क्योंकि x भी 0 नहीं है, ये नंबर भी 0 नहीं है, तो उनकी गुना 0 क्यों आएगी, गुना भी 0 नहीं आएगी। मतलब एक्स क्यूब प्लस 4x 0 के बराबर नहीं है। और ये हमारी क्या थी, पी स्टेटमेंट थी। क्या, एक्स क्यूब प्लस 4x 0 के बराबर है, हमने इसको क्या दिखा दिया, फॉल्स। दोबारा देख लीजिए बेटा, मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव में हम क्या करते हैं, देन के बाद वाली स्टेटमेंट को हम फॉल्स मान लेते हैं और इफ के बाद वाली स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे देन के बाद वाली स्टेटमेंट थी कि x 0 है, हम x को नॉन जीरो मान के चले, अपोजिट मान के चले ना, और हम कहाँ पे ले आए कि एक्स क्यूब प्लस 4x ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब हम इफ के बाद वाली स्टेटमेंट के फॉल्स पे पहुंच गए। दोबारा देख लीजिए बेटा, तीनों को ही समझ लीजिए, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इफ, पी, देन क्यू, अगर इस तरह की आपके पास स्टेटमेंट है तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है क्या, हम P को ट्रू मान लेते हैं और क्या दिखा देते हैं कि Q भी हमारा ट्रू है। और हमारा दूसरा मेथड था मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव, इसमें हम Q को फॉल्स मान लेते हैं और कहाँ ले चलते हैं कि P भी हमारा फॉल्स है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये तो है ही अलग टाइप का, हम अज्यूम ही गलत करते हैं और फिर ऐसे रिजल्ट पे पहुंचते हैं जहां से हम ये मान लेते हैं कि हमने जो अज्यूम किया वो गलत किया।
मतलब गिवन स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ये वही जो 10th स्टैंडर्ड वाला आपने पढ़ा था उसी के बेस पे है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड सम, शो दैट द स्टेटमेंट फॉर एनी रियल नंबर्स a and b, a square equal to b square implies that a equal to b is not true by giving a counter example। कोई एक एग्जाम्पल ऐसा दे दीजिए जहां पे दो नंबर्स का स्क्वायर तो बराबर हो पर वो दो नंबर बराबर ना हो। तो हमने दे दिया एग्जाम्पल, एक नंबर को हमने एक मान लिया, दूसरे नंबर को हमने माइनस का एक मान लिया, इनके स्क्वायर तो बराबर हैं पर ये नंबर बराबर नहीं है। तो गिवन स्टेटमेंट हमारी क्या आ गई? फॉल्स। अगेन बेटा काउंटर एग्जाम्पल किसी भी स्टेटमेंट के फॉल्स के लिए ही दिया जाएगा। थर्ड, show that the following statement is true by the method of contrapositive। इस मेथड से गिवन स्टेटमेंट को ट्रू करना है और स्टेटमेंट क्या है? इफ x is an integer and x square is even then x is also even। यानी कि then वाली स्टेटमेंट को हम फॉल्स मान के चलेंगे और if वाली स्टेटमेंट भी हम फॉल्स दिखा देंगे। तो देन वाली स्टेटमेंट क्या है? x इज आल्सो इवन, इसका अपोजिट मान लो, x इज नॉट इवन मतलब x क्या है? ओड है। x ओड है तो इसी टाइप का ही होएगा। बात हो रही है स्क्वायर की तो x का स्क्वायर कर दो। अब x का स्क्वायर किया तो वो भी किस फॉर्म में आ गया? ओड। ओड मतलब इवन नहीं है तो हमने इफ के बाद वाली स्टेटमेंट को भी क्या दिखा दिया? फॉल्स। मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव यही कहता है कि देन के बाद वाली स्टेटमेंट को फॉल्स मान लीजिए और इफ के बाद वाली स्टेटमेंट को फॉल्स कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव, इस मेथड से आपकी गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन फोर्थ, बाय गिविंग ए काउंटर एग्जांपल शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। काउंटर एग्जाम्पल देना है, स्टेटमेंट को फॉल्स साबित करना है। क्या है स्टेटमेंट? इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर देन द ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। दो चीजें कि एक त्रिभुज है और इसके तीनों कोण बराबर हैं और कोण क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब 90 डिग्री से बड़ा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक एग्जाम्पल दे देते हैं, 90 डिग्री से बड़ा हमने कोण क्या मान लिया? 100 डिग्री का है। क्योंकि तीनों ही कोण बराबर हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना हो गया? 300। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। मतलब हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ऐसी ट्राइंगल है जिसके तीनों ही कोण बराबर हैं तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल नहीं होगी। सेकंड पार्ट देखिए बेटा। अब सेकंड, the equation x square minus 1 equal to 0 does not have a root lying between 0 and 2। कि इस इक्वेशन का ऐसा कोई भी रूट नहीं है जो 0 और 2 के बीच में आए। सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू 1 भी आएगी और -1 भी आएगी। मिल गया ना हमें एक रूट जो 0 और 2 के बीच में है। ये क्या कह रहा था? डज नॉट हैव, कि कोई भी रूट 0 और 2 के बीच में नहीं आएगा। तो हमारी गिवन स्टेटमेंट क्या आ गई बेटा? फॉल्स आ गई। फिफ्थ सम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इन ईच केस गिव अ वैलिड रीजन फॉर सेइंग सो। आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और फिर एक वैलिड रीजन भी देना है। फर्स्ट, ईच रेडियस ऑफ ए सर्कल इज अ कोड ऑफ ए सर्कल। बेटा रेडियस होती है सेंटर से सरकमफ्रेंस परिधि तक जाने वाली रेखाखंड और कोड क्या होती है? वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कह देते हैं? कोड कह देते हैं, जीवा कह देते हैं। ये क्या कह रहा है कि हर एक त्रिज्या जीवा होती है? नहीं। सिंस द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस डज नॉट लाई ऑन सर्कल, क्योंकि त्रिज्या तो क्या होती है? केंद्र से होके जाती है। इसके दोनों हिस्से वृत्त पे तो नहीं मिलते ना, जैसे हमारे जीवा के मिलते हैं, दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं। तो कभी भी हमारी रेडियस कोड नहीं बनेगी। तो हमारी स्टेटमेंट गलत है कि सर्कल की रेडियस क्या होएगी? सर्कल की कोड होएगी, जीवा होएगी। गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड देखिए बेटा। सेकंड,
द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच कोड ऑफ द सर्कल। क्या वृत्त का केंद्र वृत्त की प्रत्येक जीवा को बाइसेक्ट करता है? नहीं बेटा, वृत्त की प्रत्येक जीवा को तो बाइसेक्ट नहीं करता, सिर्फ उसी को बाइसेक्ट करता है जो इसमें से होके गुजरती है, मतलब सिर्फ डायमीटर को, सिर्फ व्यास को बाइसेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या आ गई है? फॉल्स। थर्ड, सर्कल इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स का एक पर्टिकुलर केस सर्कल होता है। बिल्कुल होता है। इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास ये होती है, अगर हम a और b को बराबर कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है? सर्कल की इक्वेशन होती है। मतलब इलिप्स से हम सर्कल तक पहुंच सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। फोर्थ देखिए बेटा, फोर्थ वन, इफ x एंड y आर इंटीजर्स सच दैट, अगर x y से बड़ा है तो माइनस एक्स माइनस वाई से छोटा होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर x y से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का रूल क्या कहता है कि माइनस एक्स माइनस वाई से छोटा होता है। रूल ऑफ इनइक्वालिटी हम जानते हैं, 3 2 से बड़ा है बट -3 -2 से छोटा होता है। लास्ट वन, रूट 11 इज अ रैशनल नंबर। नहीं, 11 आपका प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा? इररेशनल आएगा। तो गिवन स्टेटमेंट हमारी क्या होगी बेटा? फॉल्स होगी। इसी के साथ ही आपकी बेटा एक्सरसाइज 14.5 और चैप्टर 14 भी कंप्लीट होता है। होप कि आपको एक कंप्लीट चैप्टर समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली सारी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ नोट्स की पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप वहां से इजीली डाउनलोड करके अपने नोटबुक को कंप्लीट कर सकते हैं। जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।